आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बोला था टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी मस्ट हैव क्लियर कट कांसेप्ट ऑफ व्हाट सॉल्वेंट nucleophilicity nucleophile basically reactivity of nucleophile and then living group यही था ना। उसके बाद एक और था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो हम इसमें थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हाट आर द कंपाउंड व्हिच कैन गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बता सकते हो कौन कौन सा कंपाउंड होगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है? फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड सर क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, तो उसमें पहला था एट sp3 कार्बन अगर है तो बस हम लिख के रख सकते हैं अल्काइल हैलाइड, नहीं जिसमें हैलोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्या? अल्कोहल्स, एलिफेटिक अल्कोहल्स, राइट, है ना। बेंजाइल भी हो सकता है, समझ गए, बेंजाइल, यहां भी बेंजाइल हो सकता है, एलाइल हो सकता है, क्लियर है। और मैंने बोला था ईथर, ईथर में दोनों में से किसी एक तरफ ना sp3 जरूर चाहिए। यहां जैसे दोनों तरफ लिख दिया ना, देखो तो ऑक्सीजन, अगर ईथर में जो ऑक्सीजन है वो दोनों में से किसी एक तरफ sp3 से जरूर जुड़ा होना चाहिए, क्लियर है, समझ गए। अगर एक तरफ भी है तो चल जाएगा, ठीक है, ऐसा भी है तो चल जाएगा। मान लो CH2O और इधर विनाइल है तो भी चल जाएगा, इस टाइप का ईथर भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कौन सा ईथर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है, तो ऐसा ईथर जिसमें ऑक्सीजन इधर साइड या किसी एक तरफ किससे जुड़ा हो, sp3 कार्बन से, समझ गए। ऐसा भी चल जाएगा, देखो ये ईथर भी हो जाएगा, देखो तो एक तरफ है ना sp3 कार्बन, दोनों तरफ नहीं है बट एक तरफ तो है, ये ईथर भी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा ईथर लेते हैं तो जनरली उसके लिए हम तैयार, ये sp3 कार्बन का नहीं कहलाएगा, ये वाला ईथर जनरली प्रेफरेबल नहीं। कौन सा ईथर चाहिए हमें, जिसमें इधर साइड कहीं ना कहीं sp3 कार्बन से जुड़ा हो, समझ गए, क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ रहे हैं। इसमें भी कल जैसे बताया था आपको कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, याद है, कल बताया था हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है बट वो sp3 से जुड़ा है, sp2 से जुड़े। तो अगर हम sp3 कार्बन पे बात कर रहे हैं ना, तो these are the substrate which can give SN reaction, whether SN1 SN2 SNI don't know, but they can give SN1 or SN2 mainly at sp3 कार्बन। एंड दूसरा क्या था, at sp2 कार्बन। तो इसमें दो नाम आए थे बच्चे, एक एसिड हैलाइड का नाम आया था, डाइजोनियम भी यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं डाइजोनियम भी लिख सकते हैं। और एक क्या था, एसिड डेरिवेटिव्स, यहाँ पे लिविंग ग्रुप रख लो, है ना, जिसमें मैं नाम भी लिख देता हूं, अब चूंकि हमको पढ़ना ही है तो डिटेल में लिख ही देते हैं, ठीक है। ये सब कंपाउंड होगा जिसके कार्बोनिल कार्बन पे हम लोग क्या करा सकते हैं, जिसके कार्बोनिल कार्बन पे क्या करा सकते हैं बच्चे,
समझ में आ रहा है? एमाइड वगैरह ये सब होगा। इवन तुम कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी ये रिएक्शन करा सकते हो। तो sp2 कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो दे सकता है वो क्या क्या है? एराइल हैलाइड डाइजोनियम है और क्या है पूरा एसिड डेरिवेटिव। और sp2 कार्बन पे क्या क्या है? तो कम से कम इतना तो याद रहेगा आज के बाद कि अगर कभी भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बात करेंगे तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड sp3 पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है? अल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर। और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर दे रहा है ना? समझ गए? क्लियर है? लिखो, अब लिख सकते हैं। हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, है ना? तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि SN रिएक्शन एट sp3 कार्बन, SN रिएक्शन है ना, SN रिएक्शन एट sp3 कार्बन। देखिए, हमें इतना पता है कि कोई लिविंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में रहता है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ में रहता है। ये इस पर अटैक करके इसको निकाल दिया, RCH2NU प्लस इलेक्ट्रोफाइल अब लिविंग ग्रुप के साथ रहेगा। यही तो है सब्स्टिट्यूशन, इसी को तो बोलते हैं some atom a group is substituted by some other atom a group. Yes or no? Some atom a group is substituted by some other atom or group. है? यहां तक समझ रहे हैं? ठीक है? देखो, अब तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करने के लिए, तो तुम सोच सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसका जाना तय है। ठीक है? पॉसिबिलिटी बताओ, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि चलो तुम्हें ही मैकेनिज्म प्रपोज करना है, करो, क्या पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है? इसका जाना तय है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बन। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? अगर आपको ही मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करना है तो आप ऐसे बोल रहे हो कि सर एक काम करते हैं, पहले इसको हटा ही देते हैं, राइट? फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, राइट? तुम खुद बोल रहे हो ना ये बातें। और जब भी इंटरमीडिएट बनता है ना तो मोस्टली वो स्टेप आरडीएस होता है। कार्बोकेटाइन बना लिया फुल फ्लेश, में रीअरेंज अगर बना है तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, में रीअरेंज। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अब उस पे क्या करें हम लोग? तो यहाँ अपोजिट चार्ज जब अट्रैक्ट होगा तो ये स्टेप फास्ट ही होगा, नहीं? देखो, तुमने खुद से मैकेनिज्म प्रेडिक्ट कर दिया। sp3 कार्बन पे लिविंग ग्रुप का जाना तय है और न्यूक्लियोफाइल आना तय है। तो अगर इस तरह से होता है सब्स्टिट्यूशन तो इसी को SN1 बोलते हैं। ये तो मजेदार बात है। देख रहे हो, तुम खुद प्रेडिक्ट कर रहे हो, तुम खुद सीख रहे हो कि सर सम एटम अ ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर एटम अ ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज एट sp3 कार्बन। तो इसका जाना तय है और इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का आना तय है। अब जरूरी भी नहीं है कि उसी कार्बन पे आएगा, रीअरेंज होगा तो कुछ और चीजें भी हो सकती है। अरे यस नो? तो कहीं ना E1 और SN1 का पहला स्टेप सेम है, आपको याद होगा तो। E1 ऑफ RX याद है आपको, या E1 ऑफ अल्कोहल, उसकी स्टोरी याद है? डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ठीक है? देखिए, उसमें क्या होता था अगर आपको याद है, एक बार फिर से बता दूं, दोनों स्टेप क्यों मैच कर रहा है। अगर हम इथेनॉल और हीट लेते थे तो यहाँ पे ऐसा अल्कीन बन जाता था, याद है ना? वीक बेस एंड हीट। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होता था कि पहले हेलोजन गया और यही आरडीएस था, याद है? और फिर बगल वाले कार्बन से
H निकाल के हम वो बना लेते थे, याद है? अच्छा, कहीं भी कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी। अभी मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि आप रीअरेंजमेंट के बारे में सोचो। क्या क्लियर है? बोलो। देखो आगे, अल्कोहल में भी क्या होता था, आपको एक स्टेप बस एक्स्ट्रा था, आपको याद है? यहाँ पे अल्कीन तो बन जाता था ऐसा। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि SN1 E1 हम कंपेयर भी कराएंगे, इसलिए मैं एक बार डिस्क्लोज कर रहा हूँ चीजें। यहाँ क्या होती थी, H+ आता था तब वाटर निकलता था, याद है? और ऐसे भी लास्ट क्लास में भी बताया कि OH इज पुअर लिविंग ग्रुप, सम पुअर लिविंग ग्रुप कैन बी मेड। तो इसको निकाल के हम कार्बोकेटाइन बना लेते थे, और ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती थी तो हम रीअरेंज भी करते थे। नहीं, इस वाले केस में क्या होगा, बेस के प्रेजेंस में मिथॉक्साइड मिथेनॉल के प्रेजेंस में यहाँ से H निकल जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगी। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से H निकल के पाई बॉन्ड आ जाएगी। तो मैं बताऊं, इस केस में भी पहला स्टेप ही RDS था, मतलब प्रोटोनेट ऑक्सोनियम आयन से वाटर निकालना RDS था। यहाँ थोड़ा गड़बड़ मत करना, इन दोनों का आना तो एसिड बेस रिएक्शन वो फास्ट है। यहाँ पे 2 स्टेप इंक्लूडेड है, पता है आपको? यहाँ से यहाँ में 2 स्टेप है, एक तो पहले प्रोटोनेट होके ऑक्सोनियम आयन बना, फिर उसके बाद वाटर निकला, वो RDS है। कहीं ना कहीं यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनना ही क्या है, RDS है। E1 ऑफ RX में भी कार्बोकेटाइन बनना क्या है, उसी तरह कोई सम एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है। इसमें पहला स्टेप क्या है, RDS है। RDS स्टेप से हम काइनेटिक्स लिखते हैं, याद है? केमिकल काइनेटिक्स याद आ रहा है थोड़ा बहुत? Kn। तो बताओ RDS स्टेप में क्या इन्वॉल्व है? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो इन्वॉल्व है। RDS स्टेप में इन्वॉल्व क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, इसीलिए इसकी ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, 1। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी क्या होती है इसकी, 1। समझ गए? बोलो, क्लियर है? समझ गए? इसमें भी RDS स्टेप ये है, बताओ इसका रेट क्या होगा? इसका अगर काइनेटिक्स का बात करें SN E1 का, तो रेट क्या होगा इसका, बताओ? किस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे ना बच्चे। तो इसीलिए ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी यहाँ क्या बोलती है, पता है? दिस स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड SN1। देखो स्टेप 2 है लेकिन नाम है SN1, स्टेप से नाम नहीं है, ऑर्डर से, काइनेटिक से नाम है। इसका नाम होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा चलो, ये तो आ गया। दूसरा मैकेनिज्म बताओ क्या हो सकता है? देखो, एक पॉसिबिलिटी ये तो नहीं हो सकता, तो सर ये क्यों नहीं हो सकता, सोचना कि पहले न्यूक्लियोफाइल पूरा जुड़ जाए फिर ये हटे, वो क्यों नहीं हो सकता? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल पूरा यहाँ जुड़ जाए अच्छे से, फिर लिविंग ग्रुप हटे, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकता? कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो तुम जितना पॉसिबिलिटी सोच सकते हो ना, उसमें 2 ही सबसे ज्यादा सुटेबल है। दूसरा क्या है कि ये दोनों है ना, इन दोनों का आकर TS बनाना। TS कैसा बनेगा यहां देखना गौर से, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिविंग ग्रुप जा रहा है, लाइक दैट। क्लियर हो रहा है? अब देखो अभी भी 5 बॉन्ड है लेकिन कंप्लीट 5 बॉन्ड नहीं, 2 पार्शियल बॉन्ड्स हैं, मतलब यही स्टेप RDS हो जाएगा। और पता है TS तो बीच में बना, ये तो TS है, इनफैक्ट हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देना चाहिए था। TS हम कहां दिखाते हैं, मतलब दूसरा स्टेप क्या है कि न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ में चल रहा है। न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ में चल रहा है। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल का आना और लिविंग ग्रुप का जाना दोनों साथ में चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड SN2। अब यहां SN2 क्यों है, क्योंकि RDS स्टेप में क्या इन्वॉल्व है बताओ? RDS स्टेप में ऑर्गेनिक कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है ना बच्चे, तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी कितना हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा आइडिया लग रहा है?
sp3 कार्बन पे जो लिविंग ग्रुप है उसका जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना अगर साथ में है थ्रू टीएस, अगर टीएस के थ्रू ये हो रहा है, पता है ये सिंगल स्टेप है, टीएस तो दिखाते नहीं, डायरेक्ट इसके बाद ये लिखना चाहिए था हमें, टीएस हम दिखाते कहाँ है, लेकिन टीएस बनता है हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने बीच में टीएस दिखा दिया है, लेकिन डायरेक्टली पता है इसको कैसे दिखाना चाहिए था, इस रिएक्शन को हमें ऐसे दिखाना चाहिए था, देखो ऐसे न्यूक्लियोफाइल आया और इसको निकाला और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो, आ रहा है समझ में, लेकिन इसके बीच में जो टीएस बना है वो यहां दिखा रहे हैं, क्लियर है। मैं बताऊं इसके अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी ढूंढोगे ना इस ओवरऑल रिएक्शन का तो नहीं सही लगेगा, यही दोनों सही लगेगा। मजेदार बात ये है यहाँ 2 स्टेप है तब भी नाम SN1 है, यहाँ सिंगल स्टेप है नाम SN2 है, ये तो नया बात है ना एक तरह से, 2 स्टेप बट SN1 सिंगल स्टेप, क्यों, क्योंकि जो SN1 और 2 है वो किसके बेसिस, स्टेप के बेसिस पे है क्या, नहीं, वो और काइनेटिक्स के बेसिस पे। यहाँ काइनेटिक्स में पता चलता है कि रेट सिर्फ डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन पे, और यहाँ काइनेटिक्स में क्या पता चल रहा है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म वाइज तो मुझे लगता है कि बस ऐसे ऐसे है कि ए बी के साथ जुड़ा है और फिर ऐसा हो गया, यही तो है, इतना सिंपल है। ए जो है बी के साथ जुड़ा है एंड बी फिर रिप्लेस हो गया सी से, ऐसा ही है, बस इतना पे ये है कि सी यहाँ न्यूक्लियोफाइल है और बी भी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ही निकलेगा। अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता है ना बच्चे, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आता है तो Lg माइनस के फॉर्म में निकलेगा, है कि नहीं। तो आज के बाद कभी नहीं भूलना कि SN1 SN2 क्या है। हाँ हाँ Lg माइनस लिख देता हूँ सॉरी, ठीक है। तो आज के बाद ना यहीं से लोग आइडिया रख सकते हैं कि SN1 क्या है SN2 क्या है। सबसे पहले SN1 SN2 जब भी बोलो ये sp3 कार्बन का रिएक्शन है, sp2 का नहीं। SN1 SN2 इज द रिएक्शन ऑफ sp3 कार्बन नॉट sp2 कार्बन, है ना। ठीक है, डन। नाउ देखो एक बेसिक आइडिया दे दिया तुम्हें, अब फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लिखो SN1 ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड, SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे हमें। देखो एक जनरल आइडिया दिया कि SN1 SN2 क्या है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे SN1 ऑफ RX, SN1 ऑफ अल्कोहल, SN1 ऑफ ईथर। समझ में आया। उसी तरह SN2 ऑफ RX, SN2 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ ईथर, बस खत्म हो जाएगा टॉपिक ये वाला। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चे, हमें लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे है ना हमें कंडीशन जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ता है, कंडीशन ये होता है। और क्या होगा उसके जगह पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल ऐसा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा इसमें बात करना कि अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये मैकेनिज्म कब सपोर्ट हो सकता है, जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा या वीक होगा, सोच के बता। ये मैकेनिज्म कब सपोर्ट हो सकता है, जब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा तो वो वेट करेगा कि पहले लिविंग ग्रुप जाएगा फिर वो आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर दिख गया ना। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो क्या वो वेट करेगा कि पहले लिविंग ग्रुप जा, आराम से जा फिर मैं आता हूं, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो ध्यान रखना
थोड़ा थोड़ा अभी से आइडिया ले लो कि SN1 इज फेवर बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक सॉल्वेंट का भी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट का बात करें तो ये वाले के लिए कौन सा रिएजेंट ज्यादा अच्छा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए बताओ, देखो इसको जाने तक वो वेट नहीं कर रहा है। मतलब न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उधर अप्रोच करना शुरू कर देगा, और फिर दोनों साथ में चलने वाला है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लिविंग ग्रुप फिर धीरे धीरे जा रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, जब SN1 ऑफ RX लिखा तो हमने यहाँ पे एक क्या आइडिया दिया आपको कि कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? वीक होना चाहिए। वीक न्यूक्लियोफाइल में नाम किसका आ सकता है? न्यूट्रल अल्कोहल का। किसका नाम हो सकता है? वाटर का नाम हो सकता है। न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज इज नॉट द वीक। न्यूट्रल जो इवन का रिएजेंट है ना, वही रिएजेंट यहाँ भी। इवन में याद है वीक बेस लेते थे, न्यूट्रल बेस लेते थे। इवन और SN1 में बस एक डिफरेंस है कि वहां वीक न्यूट्रल बेस जो लेते थे वही यहां भी लेंगे, लेकिन यहां हीट नहीं लेंगे, वहां हीट भी लेंगे। इवन में हम लोग हीटिंग भी करते थे, यहाँ पे बस हीट नहीं रहेगा। और इस तरह से क्या होगा कि अगर मान लो तुमने वाटर लिया तो यहाँ OH आ जाएगा, और अल्कोहल लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? OCH3। आ रहा है समझ में? बोलिए। नाउ मैकेनिज्म, E1 ऑफ RX का मैकेनिज्म क्या होगा? तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे और भी बता दो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, वो भी आगे की पॉइंट्स में मैं लिखा दूंगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। तो इस केस में होता क्या है, देखो जो सॉल्वेंट है ना वो थोड़ा हेल्प करता है इस बॉन्ड के ब्रेकिंग में। मतलब पहले क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफाइल इतना वीक है कि उसको पहले नहीं पड़ा हुआ है यहाँ आने का। न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे पहले नहीं आ रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? हो क्या रहा है, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जो सॉल्वेंट का एनायन है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ आएगा, और सॉल्वेंट का जो कैटायन है वो हैलोजन की तरफ आएगा। ध्यान रखना ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। So in SN1 of RX, first of all, solvent favors the ionization of carbon halogen bond. सॉल्वेंट हेल्प करता है इसकी ब्रेकिंग में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो न्यूट्रल है ना बच्चे। और पता चलता है कि जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल भी। अरे वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है ना, हाइड्रोलिसिस जैसी बात है। जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल भी बन जाता है फ्यूचर में। तो सॉल्वेंट पहले क्या करता है, जो कार्बन हेलोजन पोलर बॉन्ड है उसको डिटैच करता है। सॉल्वेंट हेल्प्स इन द आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। सॉल्वेंट हेल्प्स इनटू द आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। टूट गया ये। अब यहां पे मे रीअरेंज, वो कंसेप्ट लगाना है नहीं? मे रीअरेंज। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन, और यही RDS है जो यहां लिखा है ना, वही चलेगा अभी 3-4 बार। एक जनरलाइज है, और पर्टिकुलरली RX के लिए बात करेंगे, अल्कोहल के लिए बात करेंगे, ईथर के लिए बात करेंगे। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हेल्प कर देता है। अब जो कार्बोकेटाइन बना है, अब जो कार्बोकेटाइन बना है उस पे कौन अटैक कर लेगा? अगर मान लो वाटर है तो वाटर का कौन अटैक कर लेगा? OH माइनस। वाटर का OH माइनस। तो यहाँ पे H प्लस निकाल भी देते हैं और ऐसा बना देते हैं। ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? SN1 ऑफ RX में मैं बताऊं फिर से, SN1 3-4 बार रिपीट होगा। एक तो जनरल हो गया, एक अल्काइल हैलाइड में रिपीट होगा, एक अल्कोहल में, एक ईथर में, है ना? तो एनी हाउ आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है ना? ठीक है, लिखिए की पॉइंट्स में। की पॉइंट्स,
है ना, C plus formed as an intermediate, है ना, which may rearrange. बहुत इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट नहीं भूलना है. रेट डिपेंड करेगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे. रेट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? अल्काइल. सॉल्वेंट एक्सेस में तो उसको नहीं ज्यादा कंसिडर करते, इसीलिए ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी 1 है एंड यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो पूरा नाम क्या हो जाता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड SN1. मैं की पॉइंट्स ऑफ RX बता रहा हूं. हालांकि अल्कोहल का भी की पॉइंट्स ऐसा ही होगा जब SN1 का बात करेंगे. की पॉइंट्स ऑफ RX ऑफ बाय SN1 ऐसे बोल सकते हैं. की पॉइंट ऑफ RX बाय SN1. तो ये 2 पॉइंट्स तो बड़ा सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. थर्ड पॉइंट देखो, है ना. नहीं वो तो लिखा देंगे. थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा देता हूं. होता क्या है, मान लो R है, CH3 है, H है, CH3 CH2 CH3 है, और यहाँ पे मान लेते हैं क्लोरीन. तो पहला स्टेप क्या होता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में पहला स्टेप क्या होता है, ये जाता है. नहीं, पहला स्टेप होता है कि हेलोजन जाता है. तो हेलोजन जब जाता है ना, तो जो कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन के बारे में आपको पता है कि वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है. कार्बोकेटायन जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 होता है, और उसके पास एक एम्प्टी pz है. तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि देखो मैंने ऐसा पार्ट लिया है जिसमें एक नया कायरल सेंटर जनरेट होगा. अभी भी देखो ये कायरल सेंटर है. कायरल सेंटर जिनको नहीं पता थोड़ा बता दूं, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होंगे एटम से. ये कार्बन किससे जुड़ा है, मिथाइल, इथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन. तो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है. मिथाइल, है ना, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऐसा है. ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में. तो यहां पर ये जब हटा कार्बोकेटायन बना. अब इस कार्बोकेटायन के बारे में इधर देखो, फिर से उसको यहां लिख देता हूं. कार्बोकेटायन कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर. यहाँ पे इस वाले कंसेप्ट पे बहुत बार सवाल आता है. अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है जो वीक है, वो ना एबव द प्लेन ऑफ द कार्बोकेटायन और बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बोकेटायन जुड़ सकता है. और इसके वजह से ना फिर से कायरल सेंटर ही बन गया. पहले कायरल सेंटर था, और इसके हटने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल आया तो फिर से कायरल सेंटर बन गया. यस नो, समझ रहे हो. तो यहां पर क्या होता है कि हम इस तरह से 2 तरह से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं. एक तो हमने ऐसा बना दिया, देखो, मतलब वेस्डेस में ऐसा दिखा सकते हो. ठीक है, वेस्डेस में ऐसा दिखा सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल यहां आया, H यहां है, एंड दूसरा सेम एग्जैक्टली इसमें कोई चेंज मत करो, है ना. यहां पे H, यहां न्यूक्लियोफाइल. क्लियर है. मतलब एबव द प्लेन अगर अटैक हुआ तो मान लो न्यूक्लियोफाइल गया एबव द प्लेन, देख रहे हैं, आउटसाइड द बोर्ड. अब बिलो द प्लेन अटैक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल डैश में गया. तो यहां पे बोलते हैं DL मिक्सचर बनता है, प्लस माइनस ऐसे करके, जिसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर. हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी ही, नेक्स्ट वीक में, है ना. स्टीरियोकेमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे. अभी फिलहाल के लिए एक पॉइंट मैं यहाँ लिखा देता हूं जिसको आप याद कर लेना. SN1 में
अगर किसी कायरल कार्बन पे हेलोजन है और उसको हटा रहे हैं बाय न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल हटने के बाद कायरल कार्बन भी बन रहा है। न्यूक्लियोफाइल हटने के सॉरी लिविंग ग्रुप हटने के बाद क्या बन रहा है? कायरल कार्बन बन रहा है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक होने से डीएल मिक्सचर बनेगा। जैसे इसको इस तरह से एग्जांपल ले सकता हूँ, मान लो यहाँ पीएच है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ H है। अगर इसको तुमने मिथेनॉल से या वाटर से रिएक्शन कराया, ठीक है, तो Cl जहां पे है वहां तो Cl आएगा ही, क्लियर है? जहां Cl है वहां OH आएगा, सॉरी, जहां Cl है वहां क्या आएगा? OH। फिशर प्रोजेक्शन में दिखा रहा हूं, और उसके अपोजिट भी आ सकता है, क्लियर है? समझ गए ना? देखो, जहां क्लोरीन है वो कायरल सेंटर से जुड़ा है, वहीं OH आ रहा है। अच्छा, इसमें ना दो दो बातों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक चीज जरूर याद कर लेना, अगर ऑप्शन में है कि 100% रेसमाइजेशन और ऑप्शन में एक है कि पार्शियल रेसमाइजेशन, ऑलमोस्ट 100% रेसमाइजेशन, तो एग्जैक्टली 100% रेसमाइजेशन नहीं होता। मतलब जिधर क्लोरीन है ना उधर ही OH आएगा, हो सकता है ये 49% हो, और जिधर क्लोरीन है उसके अपोजिट साइड OH आएगा, ये हो सकता है 51% हो। ऐसा मतलब दोनों 50-50% बनता ना तो हम बोलते एग्जैक्ट 100% रेसमाइजेशन, एग्जैक्ट 100% रेसमाइजेशन। लेकिन क्वेश्चंस PYQs का देख लेना है, उसमें अगर दोनों ऑप्शन है पार्शियल रेसमाइजेशन और 100% रेसमाइजेशन, तो पार्शियल ऑलमोस्ट 100% बोलते हैं, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली 100% नहीं बोलते। थोड़ा सा इन्वर्टेड ज्यादा होगा रिटेंटेड से। जहां क्लोरीन है वहीं पे OH आ गया, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जहां क्लोरीन है उसके अपोजिट साइड OH आ गया, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड यूज करते हैं, क्लियर है? तो की पॉइंट्स में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखो इन SN1, ये एग्जांपल भी लिख लेना, उसके बाद लिखो। और मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वर्जन रिटेंशन वाला वर्ड, ठीक है? कायरलिटी क्या है, कायरल सेंटर क्या है, हेलो अल्केन हेलोरिन एनसीईआरटी में ही लिखा है, तो एक बार उसको आप एनसीईआरटी का भी लाइनर बना लीजिएगा। लिखो इन SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, if halogen is at sp3 is at chiral center, if halogen is at chiral center, if halogen is at chiral center and nucleophile और करके लिखो, और एंड नहीं लिखना, और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म chiral carbon, और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म chiral center, to form chiral center, it is going to form racemic mixture, it is going to form racemic mixture, DL mixture भी लिख सकते हो, it is going to form racemic mixture, it is going to form racemic mixture और DL mixture, it is going to form racemic mixture और DL mixture, है ना? इसी में लिखो since carbocation is planar, since carbocation is planar, the attack of nucleophile may be above the plane, since carbocation is planar, the attack of nucleophile may be above the plane or below the plane,
may be above the plane or below the plane, results into the formation of DL mixture plus minus या DL ऐसे results into the formation of DL mixture. नोट में लिख लेना, there is inversion as well as retention of configuration. There is retention as well as inversion of configuration. There is retention as well as inversion of configuration. Full stop. इसमें लिख लेना, inverted product is slightly greater than retented. Inverted product is slightly greater than retented. Inverted product is slightly greater than retented. ब्रैकेट में ऑलमोस्ट 100% रेस्माइजेशन. ब्रैकेट में ऑलमोस्ट 100% रेस्माइजेशन. इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंटेड. ब्रैकेट में क्या लिख लिया, ऑलमोस्ट 100% रेस्माइजेशन. देखो यहां पे फिर से समझा देता हूं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं. पता है न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप चला तो जाता है, बट लिविंग ग्रुप जो है ना, इधर इधर ध्यान दीजिए, होगा क्या, थोड़ा सोचिए. जो लिविंग ग्रुप अभी इस प्लेन के इधर है वो हट गया, इससे डिटैच हो गया, कार्बोकेटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज में बन गया ऐसा, प्लस माइनस बन गया. अब जो वाटर का अटैक है इस साइड से थोड़ा सा क्राउडिंग फेस करेगा, ये इसी साइड से जल्दी आएगा. मेरी बात समझ रहे हो. कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब प्लेनर कार्बोकेटायन बन गया, न्यूक्लियोफाइल चल गया है, तो अटैक क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एक तरफ से थोड़ा सा ज्यादा एक तरफ से कम है. तो मेरा कंसर्न है कि अगर इधर ही तुम्हारा हेलाइड है, हेलाइड जो है इस कार्बोकेटायन के किसी प्लेन के तरफ ही होगा ना, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा. तो इसीलिए बोला जाता है कि जिधर लिविंग ग्रुप है उधर से ही न्यूक्लियोफाइल आने की टेंडेंसी थोड़ी बहुत तो कम होगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत. इसीलिए मैंने बोला जहां लिविंग ग्रुप है वहीं पर OH आया, उसको मैंने 49% लिख दिया. रिटेंटेड इज स्लाइटली लेसर देन इन्वर्टेड. समझ में आ रहा है. और पता है इतना कुछ हम बात भी नहीं करते अगर कायरल सेंटर नया नहीं बन रहा होता तो. क्या रिटेंशन इन्वर्जन का बात करते? अगर नए कायरल सेंटर नहीं बन रहा होता तो ये सब बात भी नहीं करते हम लोग. जैसे मान लो एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन होता, ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन होता, सब लोग ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पे ऐसा है और यहाँ वाटर से रिएक्शन करा रहा है, तो क्या यहाँ नया कायरल सेंटर बनेगा OH आने के बाद भी? तो यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं, बस ऐसे लिख दो, डीएल मिक्सचर या फिशर या वेस्डेस बनाने का भी जरूरत नहीं, जहां Cl OH जोड़ दो. ये सारी बातें जो अभी मैंने किया वो कब करेंगे? जब कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बाद एक नया कायरल सेंटर बने. और जब नया कायरल सेंटर बन रहा होगा तो हम बोलेंगे कि इन्वर्टेड स्लाइटली लेसर देन, सॉरी, इन्वर्टेड स्लाइटली ग्रेटर देन रिटेंटेड. यहां पे देखो इन्वर्जन रिटेंशन का बात भी नहीं कर रहा है, कायरल सेंटर बन ही नहीं रहा है. क्लियर है. तो नोट में लिख लेना, above points are not valid if we don't get chiral center after the attack of nucleophile on the carbocation. above point are meaningless, ऐसे बोल सकते हैं. जितने भी ऊपर के पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे मीनिंगलेस हैं if on attack of carbocation we are not going to get chiral center. ठीक है, we are not going to get chiral center. लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 of RX. एक जल्दी, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 of RX. सबसे पहला लिविंग ग्रुप, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर द SN1. बेटर द लिविंग ग्रुप
faster the SN1. Better the leaving group, faster the SN1. अगर आपसे बोले रेट ऑफ SN1 बाय सेम रिएजेंट, सबको पानी से रिएक्शन करा रहे हैं या वीक न्यूक्लियोफाइल से सबको रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा? RI. बेटर द लिविंग ग्रुप, यहाँ क्या कंसेप्ट लिखोगे? बेटर द लिविंग ग्रुप, है ना, फास्टर द SN1. लिख लेना पूरा, फास्टर द रेट ऑफ SN1, फास्टर द रेट ऑफ SN1. ठीक है. दूसरा सॉल्वेंट, लिख लीजिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1. इट डजंट मीन कि SN1 और किसी सॉल्वेंट में नहीं होगा, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1. इसके पीछे मैंने लॉजिक बताया, आपको याद होगा. एक तो CX बॉन्ड का वो हेल्प करता है ब्रेक करने में. देखो दो लॉजिक है, अब दूसरा लॉजिक भी यहाँ बता देता हूँ. होता क्या है, ध्यान रखना, sp3 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है. हेलोजन किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से. दो लॉजिक देता हूँ वाई पोलर प्रोटिक इज गुड फॉर SN1. सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पोलैरिटी है ना बच्चे, डेल प्लस डेल माइनस है. बोलो, पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का दो पोल होता है, ये पता है आपको? नेगेटिव पॉजिटिव पोल होता है सॉल्वेंट, इसी अंदाज में पढ़ा है. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो नेगेटिव पोल है वो डेल पार्शियल डेल प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव पोल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? हेलोजन की तरफ. गुड टू गो. अब क्या होगा, ये बॉन्ड अगर टूट गया, कार्बोकेटायन बन गया और X माइनस बन गया, तो कार्बोकेटायन को भी वो अच्छे से सॉल्वेट करेगा, थोड़ा बहुत तो ट्राई करेगा ही. मतलब नॉट ओनली हेल्प इन आयोनाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड बट ऑल्सो solvate cation and halide ion formed. Also solvate halide ion, लिविंग ग्रुप को भी सॉल्वेट कर रहा है, और जो केटायन बना है उसको भी, कार्बोकेटायन जो बना है उसको भी. तो कोई पूछे लॉजिक दो कि पोलर प्रोटिक ही क्यों फॉर SN1, तो आप यहाँ पे लिख के आओगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट ओनली हेल्प इन आयोनाइजेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड बट ऑल्सो solvate or hydrate the carbocation or halide ion formed. समझ में आ रहा है? और एक चीज बताओ, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक और लॉजिक दे सकते हो, हमें न्यूक्लियोफाइल वीक चाहिए ना, तो बताओ कौन से सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाता है? ए प्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल तो सॉल्वेट ही नहीं होता, याद करो. ए प्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट नहीं होता. दो लॉजिक दे सकते हो, दोनों यहाँ पे बैक टू बैक लिख लो. पहले ये डायग्राम बना लो, फिर लिखा देता हूं. दो लॉजिक आप दे सकते हो ना. Polar protic solvent not only help in the ionization of carbon halogen bond. Polar protic solvent not only help in the ionization of carbon halogen bond, but also solvate or hydrate the carbocation or halide ion formed. Not only help in the ionization of carbon halogen bond, polar carbon halogen bond. ये bond already polar है, इसीलिए सॉल्वेंट उधर डेयर कर पा रहा जाने के लिए. सॉल्वेंट के पास भी अपोजिट पोल है और अल्काइल हैलाइड के पास भी अपोजिट पोल है, तभी वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नॉट ओनली हेल्प इन द आयोनाइजेशन ऑफ पोलर कार्बन हेलोजन बॉन्ड बट ऑल्सो सॉल्वेट और हाइड्रेट केटायन एंड एनायन, मतलब कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन फॉर्म्ड. कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन formed. Carbocation and halide ion formed.
यहां तक समझ गए? कार्बोकेटायन एंड हेलाइड आयन फॉर्म्ड। दूसरा, फॉर SN1 न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, राइट? फॉर SN1 न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए. So in polar protic solvent nucleophilicity decreases, you know that. दूसरा क्या बोल सकते हैं? For SN1 nucleophile should be weak. For SN1 nucleophile should be weak. एक बार पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर नहीं लिखा है तो फिर से रिपीट कर रहा हूं. Polar protic solvent not only help in the ionization of polar carbon halogen bond but also solvate or hydrate कार्बोकेटायन एंड हेलाइड आयन फॉर्म्ड. गुड टू गो. दूसरा पॉइंट बोलूं? लिख लिया लक्ष्मी? पहला पॉइंट लिख लिया पूरा? Polar protic solvent not only help in the ionization of polar carbon halogen bond but also solvate, 10वां बार बोल रहा हूं सेम लाइन, also solvate the कार्बोकेटायन and halide ion form. ठीक है? एंड दूसरा, for SN1 of RX nucleophile should be weak. For SN1 of RX nucleophile should be weak, है ना? So in polar protic solvent nucleophilicity decreases. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. तो सॉल्वेंट के बारे में इतना कमेंट काफी है. थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो फिर से यहां रिपीट कर देता हूं. फॉर SN1 न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, ब्रैकेट में बोल सकते हैं न्यूट्रल. तो मैं बताऊं SN1 के लिए जो रिएजेंट है, मैं 10 बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे ही लिख देता हूं. एक्वस AgNO3 वन ऑफ द बेस्ट है. दूसरा वाटर, सिर्फ वाटर भी चलेगा, सिर्फ अल्कोहल भी चलेगा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूट्रल वाले, है ना? और कभी कभी ना वाटर और एसीटोन भी यूज करते हैं. अब देखो यहाँ एसीटोन जो यूज करते हैं ना, उसके एक अलग रीजन. वाटर एंड एसीटोन बोला जाता है. एसीटोन में RX थोड़ा सोल्यूबल होता है, इसीलिए हम एसीटोन या सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली वाटर है. वाटर एसीटोन थोड़ा अलग लगेगा कि सर एप्रोटिक सॉल्वेंट आप ले रहे हो, लेकिन SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल एंड एसीटोन भी लिया जाता है कभी कभी. वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन में RX थोड़ा सोल्यूबल होता है, इसीलिए एसीटोन में भी कभी कभी रिएक्शन कराते हैं. एक्वस AgNO3 क्यों? देखो Ag प्लस विल हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर हैलोजेंस, तो Ag प्लस ना हैलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अब वाटर जाके जुड़ जाएगा. तो बेस्ट रिएजेंट, ये रिएजेंट आपको याद कर लेना. जैसे आपने E2 का रिएजेंट याद किया, अल्कोहलिक KOH याद किया है कि नहीं? NaNH2. उसी तरह आज के बाद SN1 ऑफ RX के लिए ये रिएजेंट है, ध्यान रखना. SN1 ऑफ RX, ये नहीं कि अल्कोहल के लिए बात कर रहे हैं. SN1 ऑफ RX के लिए एक्वस AgNO3 वन ऑफ द बेस्ट रिएजेंट है. फिर सिर्फ वाटर, सिर्फ अल्कोहल, सिर्फ कार्बोक्सिलिक, न्यूट्रल बेस. मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम, है ना, सेम एज दैट ऑफ E1 का जो रिएजेंट था वो आप यहां यूज कर सकते हो, बट E1 में वो रिएजेंट के साथ हीट भी चाहिए. E1 में वीक बेस के साथ हीट भी चाहिए, लेकिन SN1 ऑफ RX में सिर्फ वीक बेस चाहिए, हीट नहीं चाहिए. क्लियर है? रिएजेंट में क्लियरिटी आ रही है सबको? SN1 ऑफ RX में कौन सा रिएजेंट चाहिए आपको? लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप. सॉल्वेंट कैसा चाहिए? रिएजेंट कैसा चाहिए? याद समझ गए? बस इतना नाम लिख लो. फोर्थ है नेचर ऑफ RX.
नेचर ऑफ आरएक्स, ये मान के चलो यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता है। देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसएन और आरएक्स के लिए कौन सा रिएजेंट, कौन सा अल्काइल हैलाइड कैसा है, इंपॉर्टेंट है। SN1 देने के लिए कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए हमें, कौन सा लिविंग ग्रुप चाहिए, Ri चाहिए, कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, पोलोप्रोटिक, कैसे न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये आ जाता है कि कैसा अल्काइल हैलाइड चाहिए। पहले तो एराइल हैलाइड चाहिए क्या। SN1 के लिए हमें बिल्कुल ये सब तो नहीं चाहिए, पहले तो जो नहीं चाहिए वो लिख देते हैं। ये सब तो नहीं चाहिए, बोलो चाहिए क्या ये जी। हम sp3 कार्बन का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो नहीं चाहिए वो लिख रहा हूं मैं, है ना। ब्रिज हेड पे भी आपको पता है प्लस स्टेबल नहीं होता, नहीं चाहिए। बोलो ये बताओ, अगर बगल में हम -m ग्रुप लगा दे तो क्या ये चाहिए आपको। मैं बता दूं आपको क्या देखना है, हेलोजन हटा के कार्बोकेटाइन बनानी है। क्या कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल है, यहाँ स्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल है, बगल में -m ग्रुप है। क्लियर है ना। सो मैं अब थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूं यहाँ पे। ओनली दोज Rx are suitable for SN1 which can form stable C plus, है ना, just after ionization of Rx bond or after rearrangement 2। रीअरेंजमेंट 2, रीअरेंज के बाद भी अच्छा बन गया तो बेस्ट है। मतलब वही सारे अल्काइल हैलाइड SN1 के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे यहाँ से कंफर्म, तो कंसेप्ट सीखो। सिर्फ वही सारे अल्काइल हैलाइड सुटेबल होंगे SN1 ऑफ Rx के लिए which can form stable carbocation just after ionization of Rx bond, Rx bond समझ गए, Rx bond in first step, in first step या फिर after rearrangement 2, after rearrangement 2। अब बताओ ऊपर जितने भी अल्काइल हैलाइड लिखे हैं, क्या वो आयोनाइज होना भी चाहेगा जल्दी पानी में। क्या ये सब आयोनाइज हो जाएगा तुरंत, क्या ये सब जल्दी आयोनाइज हो जाएगा पानी में। हर जगह पे देखो लिस्ट ऑफ हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन कभी दिया था GOC1 में, रिंग पे प्लस, विनाइल कार्बोकेटाइन, sp कार्बन पे प्लस, ब्रिज हेड पे प्लस, ये सब अनस्टेबल होता है ना। इन शॉर्ट यहां बोल सकते हैं rate of SN1 of Rx directly proportional to stability of C plus formed in first step और आफ्टर रीअरेंजमेंट भी लिख लो। मतलब फर्स्ट स्टेप तो देखते ही हैं लेकिन आफ्टर रीअरेंजमेंट भी देखते हैं। समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेप ज्यादा फेमस। आपको पता है कौन सा अल्कीन पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, कभी ऐसे क्वेश्चन किया है, कौन सा अल्कीन पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेथड में, याद है। जैसे कौन सा अल्कीन सबसे पहले HX से रिएक्ट करेगा, याद है। वहां पर भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते थे। वो कार्बोकेटाइन मतलब वो अल्कीन जो H+ से जुड़ने के बाद पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। ये पहला स्टेप वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसमें गलती करते हो। अल्कीन में H+ आया, फर्स्ट स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन रटा हुआ है तो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन अगर रटा हुआ है तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग स्टेबल कार्बोकेटाइन बननी चाहिए। याद आ रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बननी चाहिए। क्लियर हो रहा है।
अरे सुनो, ठीक है। उसी तरह से कौन सा अल्काइल हैलाइड SN1 पहले देगा? जो पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। रेट ऑफ SN1 बतानी है। पहला क्वेश्चन, CH3Cl Cl, हर जगह Cl है। रेट ऑफ SN1 बतानी। फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर पा रहा तो मैं तो ऐसा लाइन देता हूँ कि नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ाया SN1। हाँ, ये ना, कोई डाउट? सिंपल है। तो सर इसका आंसर बता बच्चे, क्या होगा? कौन SN1 पहले देगा इन दोनों में? दिख गया? ये हटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, वो कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, और यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। क्या समझ रहे हैं? ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप याद रहता है लोगों को, रिएजेंट भी इतना प्रैक्टिस करेंगे कि याद हो जाएगा। सॉल्वेंट भी, पोलर प्रोडक्ट, बहुत लोग पहले से भी बोल रहे हैं कि पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट में क्या हो जाता है ना। SN1 ज्यादा फेवरेबल है। न्यूक्लियोफाइल भी कैसा, वीक। लेकिन अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ RX का, तो कैसा चाहिए नेचर ऑफ RX? कौन कौन नहीं चाहिए वो तो बना लिया, लिस्ट लिखा। कौन कौन नहीं चाहिए वो तो समझ रहा है। वो सारे अल्काइल हेलाइड, अल्काइल एराइल नहीं, वो सारे अल्काइल हेलाइड जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, वो वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN1 दे सकते हैं। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये सब हमेशा SN1 ही देगा, रिएजेंट भी तो चाहिए। रिएजेंट अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 देगा। पता चला इसको तुम एल्कोहलिक QH से पास करा दो तो एलिमिनेशन दे देगा ना फिर ये। अरे यस नो, क्या 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड हमेशा SN1 ही देगा? रिएजेंट चाहिए वहां पे। क्लियर हो रहा है? बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ कौन SN1 के लिए अच्छा लग रहा है तुम्हें? बड़ा एकदम सिंपल सा सवाल है कि नहीं? ठीक है, बताओ। एलाइलिक, एलाइलिक ना, यहाँ प्लस आएगा एलाइलिक, यहाँ प्लस विनाइलिक, नहीं स्टेबल है ना। अगर बेंजाइल हेलाइड एंड एलाइल हेलाइड में बात करें, तब बेंजाइल ज्यादा रिएक्टिव है SN1 के थ्रू या एलाइल? बेंजाइल। यहाँ पे प्लस 5 RS, यहाँ पे प्लस आएगा 2 RS बनेंगे। मोर RS ऑफ कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। फिर से बोल रहा हूँ, कार्बोकेटाइन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो SN1 जल्दी दे देगा। क्लियर हो रहा है जी? बोलिए। हाँ, इसमें बताओ ऑर्डर। यहाँ प्लस बेंजाइल, यहाँ पे प्लस आएगा रिंग का रेजोनेंस और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ प्लस आएगा 3 to 1। कोई डाउट नहीं ना? अगर इस पे सवाल आया तो कर पाएंगे सवाल?
एनसीईआरटी का सवाल है, देखते हैं। ये जेई मेंस में भी अभी रिसेंटली आया हुआ सवाल है। ये एक अच्छा सवाल होगा क्योंकि ओए, ये सवाल एनसीईआरटी का है। चलिए ऑर्डर बताइए जल्दी से। SN1 का ऑर्डर बताना है, SN2 का नहीं। रेट ऑफ SN1 प्लस कहां पे आ रहा है आप देख सकते हो। प्लस यहां आएगा, प्लस यहां आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस तो मुझे लग रहा है इधर ही रहेगा। नेवर नो, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, आपने देखा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन SN1 SN2 छोड़ना ही नहीं है, सब करके रखना है। तो 4 तो सबसे ज्यादा हो गया। फिर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 5, 2 डिग्री बना है, अल्फा हाइड्रोजन है 5। यहाँ पे 1 डिग्री बना है, यहाँ भी 1 डिग्री बना है। यहाँ 1 डिग्री बना है, अल्फा हाइड्रोजन है 2, और यहाँ 1 डिग्री बना है, अल्फा हाइड्रोजन है 1, लेकिन प्लस आई ज्यादा है। ठीक है, लेकिन प्लस आई ज्यादा है। एक्चुअली देखो, अगर मैं हाइपर कंजुगेशन को डोमिनेटिंग मानूं तो इन दोनों में ही ट्विस्ट है। 3 तो आ जाएगा उसके बाद, बोलो। अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा हाइड्रोजन 5। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 1, जहां प्लस है उसके बगल में एक ही हाइड्रोजन है। फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है बच्चे, उस पर ध्यान लगाओ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास पूरा अपॉर्चुनिटी क्लास में सीखने का, एक्स्ट्रा फिर रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। इतना क्वेश्चन करा दे रहा हूं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2। क्लियर है। इन दोनों में ना एनसीईआरटी का आंसर है ये ज्यादा है, और फिर 1। एनसीईआरटी का आंसर ये है, और यही मानना पड़ेगा। ऑल्दो कुछ कुछ जगह पे इसका आंसर अपोजिट दिया है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे ना इंडक्टिव भी तो ज्यादा है ना। प्लस आई क्या है, मोर। प्लस आई मोर है या नहीं बताओ। अरे यस नो, प्लस आई ज्यादा है या नहीं बताओ। 2 मिथाइल पास में। मैं फिर बोलूं, कुछ बुक्स में, अच्छे राइटर के बुक में इसको ज्यादा माना है इससे, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर दिया तो इसको याद कर लेना। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे पता नहीं वो ऐसा सोच रहा होगा कि यहाँ प्लस आएगा और हाइड्रेट शिफ्ट के 3 डिग्री बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस आने के बाद हाइड्रेट शिफ्ट होके 2 डिग्री ही बनेगा। तो मे बी फ्यूचर देख के भी आंसर है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए, फ्यूचर देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से आंसर लगता है कि ये पहले फिर ये आना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी का आंसर है तो इसको वायलेट। ये सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ दिया, नीट में 1-2 बार पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, मैं बताऊं, यहाँ पे जो सॉल्ट एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है SN1 SN2 का, वो करना है। इंटेक्स और एक्सरसाइज सारे, सॉल्ट अनसॉल्ट सब, आज के आज एनसीईआरटी हेलो अल्केन हेलोरिन SN1 SN2 पूरा पढ़ना है, कल के लिए वेट भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए। देखो बोर्ड पे SN1 के ऑर्डर के 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको एज ए टेस्ट ही लेना है। आपको बताना है रेट ऑफ SN1 ऑफ RX में क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, कोई ऐसा चाहते हो डिस्कस कर दें, या सारे ही डिस्कस कर दें। सब डिस्कस कर दें।
हमेशा नंबरिंग 1 2 3 4 कर लेना। नंबरिंग कैसा रहेगा? 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाले में प्लस यहां आ रहा है मिथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। यहां जैसा बना है, अब देखो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं। ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या मैं सही हूं? CH3 CH2 CH2 Cl, तो ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा आइसोप्रोपाइल। नहीं, इस वाले में तो रीअरेंज भी होगा, लेकिन हम पहला स्टेप में बोल रहे हैं वरद। रीअरेंज होके ये भी आइसोप्रोपाइल बन जाएगा, और ये पहला ही स्टेप में आइसोप्रोपाइल है। बताओ फिर किसको वैल्यू दें? है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा हो गया 4। फिर अब इसके पास अल्फा एच कितना है? पहला स्टेप में 3 है, और इसके पास पहला स्टेप में कितना है? 2 है। और बगल में इंडक्टिव का सपोर्ट है, नो डाउट। इसके बगल में इंडक्टिव का सपोर्ट नहीं है। मेरे बात समझना है? इन दोनों में किसको देंगे प्रायोरिटी? बताओ। अगर रीअरेंजमेंट करे तो लग रहा है इसको देना चाहिए। पहला स्टेप में देखे तो किसको लग रहा है ना? तो ये जेई मॉड्यूल का सवाल है, और इसमें आंसर 2 दिया है पहले, फिर 3 और लास्ट में 1। समझ गए? वो एनसीईआरटी वाला सवाल रख लेना, बाकी इसको ऐसे ही याद करो। यहाँ पे फिर से देख, अल्फा एच 2 है, थोड़ा प्लस आई, और पहला स्टेप में जो बना उसका अल्फा एच 3। अल्फा एच 3 है ना? पहला स्टेप में जो बना कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, अल्फा एच 2 है। यहाँ कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, अल्फा एच 3 है। मोर इज द अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फ्यूचर देख के रीअरेंज करके ऑर्डर मत बताओ। अल्फा एच को ज्यादा प्रायोरिटी दें। फिर इंडक्टिव मोर अल्फा एच, तो पहला क्वेश्चन ही गलत करने के चांस होंगे। ऐसे तुम्हें एक्सट्रीम एंड मिल जाएगा ना, तो एलिमिनेशन से बन सकता है कि मैक्सिमम ये मिनिमम ये। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डेफिनेटली कंफ्यूजन रहेगा आपको। अब यहाँ अल्फा एच कितना है? फर्स्ट स्टेप में जो बना उसका अल्फा एच 2 है, और यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो बना अल्फा एच कितना है? तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। ऐसे एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो कौन से कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल बोलते हैं? बताओ तो। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, सोच के देखो, किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे? दोनों 1 डिग्री है, लेकिन ज्यादा स्टेबल GOC1 का सवाल ले लो इसको, किसको ज्यादा स्टेबल बोलोगे? तो बस वही हो गया। यही तो लगा रहे हैं हम कंसेप्ट। हम SN1 क्या कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली। हम कार्बोकेटाइन के 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। अच्छा, सेकंड वाले में ये फिर एनसीईआरटी के हिसाब से जाओगे तब तो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अल्फा एच के हिसाब से आंसर करो बस। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जैसा था एजिटिस कर देना, लेकिन बाकी हर जगह पे कार्बोकेटाइन का अल्फा एच देखो, इंडक्टिव देखो ही नहीं। अल्फा एच कितना? 9, अल्फा एच 0, अल्फा एच 1, अल्फा एच 2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे 4 1 2 3। वेरी गुड। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्फा एच 9, अल्फा एच 0, अल्फा एच 1, अल्फा एच 2। मोर अल्फा हाइड्रोजन इन द फर्स्ट स्टेप जो कार्बोकेटाइन बना। क्योंकि देखो ना, यहां अगर फ्यूचर देखोगे ना बच्चे, शिफ्ट करने के बाद 3 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर सब क्वेश्चन को इस तरह से आंसर करें तो सबका अलग अलग आंसर आना है। आपको यही चीज रटना है, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, या वो कार्बोकेटाइन जिसकी अल्फा एच ज्यादा है, जिसको बैक बॉन्डिंग की रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी है, जिसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है, वो SN1 पहले देगा। वो SN1 पहले देगा। ये सारे क्वेश्चन ना एलन के जेई मॉड्यूल के सवाल है सारे, वो भी इलस्ट्रेशन के। ठीक है, तो मैं एक बार ना
आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। पहला का 4231 सही लिखा है, दूसरे का 4123, आंसर वही है। ठीक है, ये ना ये ड्राइव भी SN1 SN2 के नाम से बना हुआ है, मतलब फोल्डर PDF, वो आप सर्च करो टैब लेके और सॉल्व करो। मुझे लगता है इसका प्रिंट तो एकदम निकाल ही लो, एक 41 पेजेस के और एक ये और एक क्वेश्चंस वाले, एंड सॉल्व इट। हाँ जी, एक अल्फा एच, दो अल्फा एच, यहाँ भी दो अल्फा एच, यहाँ पे 5 अल्फा एच। अच्छी बात है, देखो इन दोनों में दो अल्फा एच है, लेकिन यहाँ इंडक्टिव ज्यादा है ना। इन दोनों में बताओ क्या लग रहा है, अल्फा एच कितना है, दो है, यहाँ भी दो है, लेकिन यहाँ प्लस आई वाला ग्रुप पास में है, दिख रहा है। इधर अल्फा एच कितना, एक ही है, यहाँ अल्फा एच, तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। 4 सबसे ज्यादा, 4 के बाद 2, सही बात, 2 3 1, वेरी गुड, 3 1। आप अल्फा एच के हिसाब से देखो, 4 2 3 1, यही आंसर दिया हुआ है। मैं फिर बोलूं, मैं इसका डिस्कशन भी यहाँ रोक रहा हूं क्योंकि थोड़ा और आगे पार्ट पढ़ाना है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपको टैब में एक ड्राइव मिल जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके। मैं आज बना देता हूँ ड्राइव, तीनों चारों फोल्डर वहां डाल देता हूँ। ठीक है, इस नाम से एक ड्राइव मिल जाएगा, फोल्डर ड्राइव में जाके हीरो स्टूडेंट करके है ना। ठीक है, इसमें आपको ना 4 PDF मिलेंगे, 4 में से एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, लेकिन मुझे लगता है कि उधर रहेगा, वहां से जिसको सेंड करना है सेंड कर लो। ठीक, हाँ ठीक है, कर देता हूँ। तो वहां से आंसर देख लोगे क्या सब लोग, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, देखो कितना सही हो रहा है। कंसेप्ट क्या बताया, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना उसकी स्टेबिलिटी देखो। कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अल्फा एच ज्यादा है फर्स्ट स्टेप में, रीअरेंज करने के बाद मत देखो। प्रोडक्ट जब भी लिखना होता है तो रीअरेंज करके देखते हैं। बोलो आ गया समझ में। अब मैं क्या कर सकता हूं, यही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और रिएजेंट रहेगा एक्वस AgNO3 या सिर्फ वाटर, हर जगह यही सारे अल्काइल हैलाइड रहेंगे, और रिएजेंट क्या रहेगा, एक्वस AgNO3। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो अभी आपने देखा था 10 क्वेश्चन रेट ऑफ SN1 पे था बोर्ड पर, जो आपको आंसर निकालने हैं ना, और एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है उस PDF से। मैं इसलिए भी डिस्कस नहीं किया कि मैं चाहता हूँ PDF एक बार स्क्रॉल करो आप लोग, ठीक है। और मेरा सजेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज उसका प्रिंट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं SN1 ऑफ RX का, क्वेश्चन है, रेट नहीं बताने। तो पहला वाला जो आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, इसकी स्टोरी क्या है, जहां हेलोजन है उसको हटा के वहीं प्लस लाओ। अब यहाँ प्लस आ गया है, तो जहां कार्बोकेटाइन बनता है वो रीअरेंज जरूर होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अभी जो बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, अल्फा हाइड्रोजन है 4, लेकिन अगर हाइड्रेट शिफ्ट कर दें, यहां से H शिफ्ट कर दें, तो अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखो, मेजर प्रोडक्ट ये है। OH क्यों लगा रहे हैं, Ag प्लस ने ब्रोमीन को निकाला, AgBr प्रेसिपिटेट बना दिया, यहाँ प्लस आ गया। ध्यान रखना, नाइट्रेट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इज एक्वस AgNO3। लोगों को लगता है NO2 लगा, NO3 माइनस लगा देते, नहीं, नाइट्रेट अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ वाटर एक्सेस में है और वही न्यूक्लियोफाइल है। इस वाले में पहला स्टेप में प्लस यहाँ आ जाएगा, Br माइनस Ag प्लस, तुरंत हाइड्रेट शिफ्ट करोगे। मैं बताऊं, SN1 का स्टोरी बड़ा सिंपल है, जिस कार्बन पे हेलोजन है तुम इस अंदाज में लिख लेना अगर चाहो तो,
जिस कार्बन पे हेलोजन है उसको हटा दो, वहां प्लस लाओ। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज डेफिनेटली करो, एंड फिर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जो रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है उसको जोड़ दो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मेजर, वो प्रोडक्ट ये है। इस वाले में ये बना मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट करेंगे। और पता है जब मैं कार्बोकेटाइन रिएजेंट पढ़ा रहा था ना, तो SN1 बहुत बार पढ़ा है वहां पे। कार्बोकेटाइन रिएजेंट में हर बार एक्वस HNO3 लेके कार्बोकेटाइन ही बना रहे थे। अब रिएजेंट का क्लास देखना, तो इसका मेजर प्रोडक्ट है ये, मैं मेजर ही लिख रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करना है बच्चे, ये आसान है। पहला स्टेप में स्टेबल बन गया, वहीं पे OH लगा दो। यहाँ क्यों शिफ्ट करना है, लेकिन यहाँ पर प्लस कहाँ आया पहले, इधर हाइड्राइड शिफ्ट करना ही पड़ेगा। इस केस में ये प्रोडक्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां आयोडीन है वहीं प्लस, हाइड्राइड शिफ्ट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर वहां OH, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा। इसका शायद प्रोडक्ट मुझे लगता है कि मैं पहले ऐसे लिख देता हूं, चलो ऐसा बना, फिर रिंग एक्सपेंशन करोगे ना, मैं ऐसा बना, है ना। इनफैक्ट यहाँ फाइनल जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये बनेगा, एक बार रिंग एक्सपेंशन, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट, फिर वहीं पे हेलोजन जोड़ दो। अच्छा यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो एलाइलिक नहीं है, यहाँ प्लस आया ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट करके हम पहले इसको एलाइलिक बना लेंगे, एलाइलिक। फिर हम क्या कर सकते हैं वहां पर, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनल, देखो बीच में कार्बोकेटाइन लिख देता हूं मैं बस, तो मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। वो दोनों ट्राई करना घर पे, फीसर दिया हुआ ना, तो यहाँ डीएल मिक्सचर बनाना, फीसर दिया है ना, तो OH यहीं पर और अपोजिट में भी नहीं, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग पे ही प्लस आएगा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का सवाल है, बोलो समझ में आया। तो फिर से होमवर्क क्या है मैं बता दूं आपको, देखो अभी सिर्फ थ्योरी PDF पढ़ना है, मैं बता दूं, एक जो 41 पेज का PDF है, हाँ कर देता हूँ, एक जो 41 पेजेस का PDF है उसका 22 पेजेस तक मैंने पढ़ा दिया है, उसको पढ़ के आना है। नोट्स में सब लिखा हुआ है, तुम चाहो तो यहाँ से पढ़ो या नोट से पढ़ो, दोनों बातें सेम है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप यहाँ से भी पढ़ लो। फिर एक और PDF जो है वो है 24 पेजेस के, उसी में इलस्ट्रेशन 10 क्वेश्चन कराया है, तो SN1 तक का इलस्ट्रेशन वहां से पढ़ लेना, ओके। और तीसरा होमवर्क है कि ये बुक SN1 SN2, अरे ये बुक देखा है कभी, सुना है इस बुक के बारे में, हाँ नहीं, मैं फिर बता दूं, एक चीज ध्यान रखना, मैं ऐसे लाइन बोल रहा हूं क्लास में, एकदम से ध्यान रख लेना इस बात को, कि नीट एग्जाम के बाद ना मैं सबको बुला के बात करूंगा कि देखो एनसीईआरटी में यहाँ था, ये क्वेश्चन आया और तुमने गलत कर दिया, और उसमें मैं थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, तो भाई साहब इसको इग्नोर नहीं करना है। हेलो अल्केन हेलोरीन, सुना, ऐसा ना हो कि एग्जैक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाए और तुम वहां गलत करके आओ, इतने बुक्स और इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैरायटीज ऑफ बुक्स कर रहे हैं और इसी को भूल जा रहे हैं, समझ गए। मतलब मैं देखो इस तरह का स्ट्रिक्ट लाइन नहीं देता कि सब क्वेश्चन इससे आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में अगर 30 क्वेश्चन है ना, तो 28 क्वेश्चन इसी से मैच कर जाएगा, कि उस कहीं ना कहीं एक्सरसाइज और इंटेक्स में है दिया हुआ। तो हेलो अल्केन हेलोरीन कहां तक पढ़ के आना है, SN1 SN2 तक। मैं पेज नंबर शुरू से ही बता देता हूं जहां तक आपको पढ़ के आना है।
दैट इज अप टू 180 पेज फ्रॉम स्टार्ट है इसका, स्टार्टिंग है 160, वन पेज से स्टार्ट नहीं है चैप्टर, जहां से स्टार्ट है ना वहां पे एक टॉपिक है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, वहां तक पढ़ के आना है। रिएक्शन स्टार्ट से, रिएक्शन विथ मेटल नहीं पढ़ना है बस, ठीक है।